नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन क्या होता है, शुरू करते हैं। पाचन, डाइजेशन, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। पोषण, न्यूट्रिशन, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के मरम्मत का कार्य किया जाता है। न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जैसे हरे पौधे। इसे हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है परपोषण, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जीवों में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, जैसे सभी जीव जंतु। नेक्स्ट है परपोषण, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राणी सदृश्य, इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिकों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि। नेक्स्ट है मृतोपजीवी परपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एवं फंगस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है परजीवी परपोषण, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उससे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहा जाता है, जैसे लीच, जोक, जूं, एस्केरियस, टेप, वोम, फीता, कृमि, अमरबेल। स्तनधारी में पोषण, स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, शाकाहारी, हार्बीवोरियस, शाकाहारी हार्बीवोरियस, वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय इत्यादि। नेक्स्ट है मांसाहारी, कार्निवोरियस, वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं मांसाहारी कहलाता है, जैसे बाघ, चीता, शेर, सांप, मेंढक इत्यादि। नेक्स्ट है सर्वाहारी, ओमनिवोरियस, वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ जंतु के मांस का भी भक्षण करते हैं, ओमनिवोरी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, जंगली सूअर, चिंपैंजी, भालू। भोजन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, मनुष्य में शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा खनिज, लवण, जल तथा विटामिन शामिल होते हैं। तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, वृहद अणु, माइक्रोमोलिक्यूल, भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है उसे माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। वृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, वसा, फैट्स एंड लिपिड, फैटी एसिड्स। सूक्ष्म अणु, भोजन में मौजूद वैसे घटक जिसका आकार छोटा होता है सूक्ष्म अणु कहलाता है। माइक्रोमोलिक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल सॉल्ट, वाटर। नेक्स्ट है वृहद अणु, माइक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट,
यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन 1:2:1 से बना यौगिक है, जिसे हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CH2O(N) है। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक ही अणु के कारण इसे मोनोसैचुराइड भी कहा जाता है। मोनोसैचुराइड, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह जल में घुलनशील होता है। इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोटोज। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैचुरेट से अधिक अणु मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, डिसैचुरेट एंड पॉलीसैचुरेट। डिसैचुरेट वैसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें मोनोसैचुरेट्स के दो अणु पाए जाते हैं, डिसैचुरेट कहलाता है। यह जल में घुलनशील होता है, जैसे मेल्टोज, इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु द्वारा होता है। सुक्रोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज अणु द्वारा होता है। लैक्टोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा गैलाक्टोज के द्वारा होता है। ट्रीहेलोज, यह कीटों के रक्त में पाया जाता है, इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु के मिलने से होता है। पॉलीसाइक्रिड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसाइक्रिड के बहुत सारे अणु दो से अधिक होते हैं उसे पोलोसाइक्रिड कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजिन, चिटिन, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4.2 कैलोरीज। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सर्वप्रथम 1838 में ईस्वी में बेर्ज़िलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक होता है। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत अमीनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। प्रोटीन के कार्य, यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति करना, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर का मारास्मस नामक रोग होता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा, फैट्स या लिपिड का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बेल्लोर ने 1943 में किया। भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लाइकोल में टूट जाते हैं, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के लिए जरूरी फैट्स का निर्माण करते हैं। फैट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके द्वारा कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण किया जाता है। फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके द्वारा एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। वसा कुछ विटामिन के लिए सोलवेंट का कार्य करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। 1 ग्राम वसा इक्वल टू 9.2 कैलोरी। यह दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। कुपोषण, यह दो प्रकार के होते हैं। कुपोषण, अति कुपोषण एंड न्यून पोषण। अति कुपोषण में आते हैं मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर। न्यून पोषण बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर तथा मरासमस। संतुलित आहार,
वैसा भोजन जिसमें सभी अवयव मौजूद होते हैं, जिससे दैनिक ऊर्जा की पूर्ति होती है तथा कुछ मात्रा भविष्य के लिए संचित रहे, संतुलित आहार कहलाता है। सूक्ष्म अणु, माइक्रोमोलिक्यूल, विटामिन। विटामिन की खोज फैंक ने की। फैंक के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिसमें एमिनी -NH2 ग्रुप पाया जाता है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फैंक ने इसे विटल एमिनी कहकर संबोधित किया, जिसे संयुक्त रूप से विटामिन कहा जाता है। विटामिन शरीर को न ही ऊर्जा देता है और न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, यह बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है। विटामिन रक्त, ब्लड, हार्मोन तथा नर्वे इम्पल्स तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है। यह भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करता है। यह डीएनए के निर्माण में भी मदद करता है। यह 2 प्रकार का होता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील जैसे ADEK, एंड वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील जैसे B एंड C। विटामिन की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को एविटामिनोसिस कहा जाता है। जब शरीर में एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो उसे पोलियाविटामिनोसिस कहा जाता है। किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना फोर्टिफिकेशन कहलाता है। कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु, साइम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत के कोलोन रीजन में किया जाता है, जैसे विटामिन B3, B6, B12 एंड K। कुछ विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रह सकते हैं, जैसे विटामिन A, C एंड B6। रक्त संकदन के लिए विटामिन K जिम्मेदार है। केला विटामिन B का अच्छा स्रोत है। विटामिन D की कमी से रेक्टस बीमारी होती है। गाजर विटामिन A का अच्छा स्रोत है। खनिज लवण, मिनरल्स एंड सॉल्ट। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण द्वारा होता है। शरीर में ब्लड, बोन, टीथ, नर्व इम्पल्स तथा हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। शरीर में Ca, K, Na, P, Ci, मैग्नीशियम, S, I, CO, Fe इत्यादि खनिज तत्व तथा लवण के रूप में पाए जाते हैं। जैसे खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 100 ग्राम से ज़्यादा होती है, उसे मैक्रो एलिमेंट कहा जाता है। जबकि कुछ खनिज की आवश्यकता बिल्कुल नगण्य होती है, उसे माइक्रो एलिमेंट तथा ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। जल, वाटर। शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल 70 से 75 का होता है। जल भोजन के पाचन के लिए मध्यम का निर्माण करता है। जल के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रण किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के मूवमेंट गति में जल लुब्रिकेंट, स्नेहक का कार्य करता है। जल पाचन के उपरांत शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा आपूर्ति नहीं करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र। मुख गुहा, माउथ कैविटी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है, जैसे कि दांत, जीभ, लार ग्रंथि। दांत, टीथ। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। होमोडोंट, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक प्रकार के होते हैं, जैसे होमोडोंट कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। नेक्स्ट है हिट्रोडोंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, जैसे हिट्रोडोंट कहा जाता है, जैसे स्तनधारी मैमल्स। दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक बार दंती, मोनोफाइयोडोंट।
वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह दूसरे दांत नहीं निकलते, इन्हें परमानेंट टीथ स्थायी दांत कहा जाता है। स्थायी दांत की संख्या मनुष्य में 12 होती है। दिव दिव द्विबारदंती डिफाइडोंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर 2 बार निकलते हैं, शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह नए दांत पुनः निकल आते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध का दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। बहुबारदंती पॉलीफियोडोंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, अर्थात जितने बार टूटते हैं उनके जगह नए दांत निकल आते हैं, जैसे स्तनधारी, सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर अन्य वेट्रीब्रेट, कैशेरुकी जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है, के दांत। मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते तो पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। कृंतक, इनकी संख्या होती है 2 × 4 = 8 एंड इसका कार्य होता है काटना। रदनक, कैनिन, इसकी संख्या होती है 1 × 4 = 4, कार्य होता है इसका चिढ़ना। अग्रचर्वणक प्रीमोलर 2 × 4 = 8 होता है और इसका काम होता है चबाना। और चव्रण मोलर होता है 3 × 4 = 12 और इसका कार्य भी क्या होता है, चबाना। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। वयस्क में, अडल्ट में होता है ये 2123/2123 × 2 = 32 और बच्चे में होता है 2102/2102 × 2 = 20। नोट: 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाता है तब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। लास्ट मोलर को विजडम टीथ, अक्ल का दांत कहा जाता है, जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े तथा सूअर के होते हैं, जिसकी संख्या 44 होती है। मनुष्य के कुल 52 20 + 20 + 12 दांत निकलते हैं। हाथी के दिखने वाले दांत जिसके टस्क होते हैं सिर्फ मेल एलिफेंट में होते हैं। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है उसे क्रोन कहा जाता है तथा मसूड़ों के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। दांतों का सबसे बाहरी आवरण एनिमल कहलाता है, जो शरीर के सबसे कठोर संरचना है। एनिमल के कारण ही दांतों का रंग सफ़ेद होता है। एनिमल के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहा जाता है तथा डेंटिन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य को पल्प कहते हैं। जब जबड़े की मांसपेशियों में स्थित होता है इस मांसपेशियों को शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी माना जाता है तथा जबड़े की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे दांत क्षय या फ्लोरिस नामक बीमारी कहा जाता है। जीभ, टंग। जीभ एक मांसल संरचना है, पीछे वाले हिस्से से गर्दन से जुड़ी रहती है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे टेस्ट बड स्वाद ग्रंथियां कहा जाता है। टेस्ट बड के द्वारा भोजन में मौजूद स्वाद का पता लगाया जाता है। मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या 8000 से 10,000 होती है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के स्वाद के लिए जीभ उत्तरदायी है। टेस्ट बड कुल 4 प्रकार का स्वाद का पता लगा सकती है। अलग अलग हिस्सों में मौजूद टेस्ट बड के द्वारा पता लगाने का कार्य संपन्न होता है। पहला, मीठा सबसे आगे वाले हिस्से से। दूसरा, खट्टा एवं नमकीन बीच वाले हिस्से से।
तीखा पीछे वाले हिस्से से। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात स्वादहीन होता है। जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। टॉन्सिल के द्वारा लाइफोसाइटिस का निर्माण किया जाता है जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। कभी कभी टॉन्सिल में जीवाणु से संक्रमण हो जाता है जिससे टॉन्सिल में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है जिसके कारण किसी भी पदार्थ को निगलने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में टॉन्सिलिटाइसिस नामक रोग हो जाता है कहा जाता है। लार ग्रंथियां स्लेवरी ग्लैंड। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गले के किनारों पर पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि को सब लिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्राव होता है जिसे स्लाइवा लार कहा जाता है। लार का पीएच मान 6.6 होता है। स्लाइवा लार में मौजूद पाइटलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च का मैल्टोज में परिवर्तित कर देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमण हो जाता है जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तब मम्प्स गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है।